Hey guys, are you planning to pursue your higher education in Canada after your 12th class? Then this video is going to be really helpful for you. So without wasting any more time, let's begin. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि क्या आपको कनाडा आना चाहिए अपनी हायर एजुकेशन के लिए आफ्टर योर 12th या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर आप इन पॉइंट्स को फुलफिल करते हो देन यू शुड डेफिनेटली कम टू कनाडा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को भी फुलफिल नहीं कर पाते देन यू शुड रिकंसीडर अबाउट परसुइंग योर हायर एजुकेशन इन कनाडा आफ्टर योर 12th क्लास। So guys, the first point is that are you matured enough to handle everything on your own? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे कनाडा में आने के बाद आपको हर एक चीज़ खुद ही करनी पड़ेगी। आपको अपने कॉलेज में जाके पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी, आपको कई बार अपना खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा, आपको अपने रूम की सफाई भी करनी पड़ेगी। और अगर दोस्तों आपका मेच्योरिटी लेवल थोड़ा कम हुआ तो हो सकता है कि आप यहाँ पे स्कैम्स वगैरह में भी फंस जाओ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, जिससे दोस्तों आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगी, आपको होम सिकनेस होने लग जाएगी, एंड जिसकी वजह से दोस्तों अल्टीमेटली आपकी जो लाइफ है कनाडा में वो पूरी लाइफ ही आपकी खराब हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या आप हर एक चीज़ खुद मैनेज कर सकते हो? क्या आप अपनी फैमिली से दूर रह सकते हो? क्या आप अपने फ्रेंड से दूर रह सकते हो? क्या आप एक नई कंट्री में आके हर एक चीज़ अपने दम पे मैनेज कर सकते हो या नहीं? अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस है देन यू शुड डेफिनेटली कम टू कनाडा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सारी चीज़ें मेरे लिए खुद मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाएगा, देन यू शुड रिकंसीडर कमिंग टू कनाडा आफ्टर योर 12th। अब दोस्तों, मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि क्या आपका कॉलेज जो है वो एक डीएलआई इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। अब दोस्तों, डीएलआई इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? डीएलआई इंस्टीट्यूशन दोस्तों ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको कनेडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होस्ट करना। मतलब कि दोस्तों, जिन कॉलेजेस को कनेडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में पढ़ाई करवाना। अब दोस्तों, अगर आप अपनी रिसर्च खुद नहीं करते, आप सिंपली किसी एजेंट के पास चले जाते हो या किसी कंसल्टेंट के पास चले जाते हो और आप उसको जाके कह देते हो कि यार तू मेरा कनाडा में कहीं पे भी एडमिशन करा दे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा दे, किसी भी कोर्स दिला दे मुझे सिंपल सा, तब दोस्तों उस एजेंट को पता चल जाएगा कि आपने अपनी कुछ भी रिसर्च नहीं करी है और वो आपका एक नॉन डीएलआई इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करा देगा। क्योंकि दोस्तों जो नॉन डीएलआई इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमीशन देते हैं एजेंट्स को कंपैरेटिवली डीएलआई इंस्टीट्यूशंस के। तो इसलिए दोस्तों, अगर उस एजेंट ने आपका एक नॉन डीएलआई इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवा दिया, तब दोस्तों आपके साथ क्या होगा, जब आपकी 2 साल की पढ़ाई उस नॉन डीएलआई इंस्टीट्यूशन से पूरी हो जाएगी तब कनेडियन गवर्नमेंट आपको कनाडा का वर्क परमिट नहीं देगी, जिसकी वजह से दोस्तों आपको अपनी 2 साल की पढ़ाई करने के बाद वापस इंडिया आना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपका कॉलेज एक डीएलआई इंस्टीट्यूशन है या नहीं है? क्या आपके कॉलेज के पास डीएलआई नंबर है या नहीं है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस है देन यू शुड डेफिनेटली कम टू कनाडा। लेकिन दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो है देन यू शुड नॉट कम टू कनाडा। अब दोस्तों, माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या आपके पास इंडिया में एक फाइनेंशियल बैकअप है या नहीं है। अब दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंडिया से कनाडा आते हैं अपनी 12th के बाद, वो क्या सोचते हैं कि यार मैंने अपनी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस तो भर दी है इंडिया से ही, मेरे पास जीआईसी भी है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी 3rd सेमेस्टर की फ़ीस अपनी जीआईसी में से भर दूंगा और अपनी 4th सेमेस्टर की फ़ीस मैं अपने समर ब्रेक में, जब मेरे 4 महीने का समर ब्रेक होगा उसमें फुल टाइम काम करके मैं पैसे कमा लूँगा और उससे मैं अपनी 4th सेमेस्टर की फ़ीस भर दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस चीज़ की नेगेटिव साइड सोच के चले, अगर दोस्तों कनाडा में आपको जॉब ना मिले, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या फिर दोस्तों कोरोना ही दोबारा से आ जाए और हर एक चीज़ पे लॉकडाउन लग जाए, तब उस केस में दोस्तों क्या आपके पेरेंट्स के पास इंडिया में इतने फंड्स है कि वो आपकी 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस भर सके इफ थिंग्स गो साउथ? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका येस है देन यू शुड डेफिनेटली कम टू कनाडा। लेकिन अगर आपके इस क्वेश्चन का आंसर नो है देन यू शुड रिकंसीडर कमिंग टू कनाडा आफ्टर योर 12th। अब दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट है कि इज गेटिंग अ पीएनपी इजी इन योर प्रोविंस। अब दोस्तों, पीएनपी क्या होता है? पीएनपी दोस्तों होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। और दोस्तों, कनाडा में पीआर लेने की प्रोसेस क्या है? कनाडा में पीआर लेने की प्रोसेस है कि अगर मान लीजिए कि आप 12th के बाद आते हो कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और आप अपनी 2 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हो, उसके बाद दोस्तों जब आप अपने वर्क परमिट पे आ जाओगे तब अपने वर्क परमिट में से आपको 1 साल उसी प्रोविंस में काम करना पड़ेगा जिस प्रोविंस में आपने अपनी पढ़ाई करी थी, एंड फिर आपकी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल तैयार हो जाएगी जो कि आप आगे लगा दोगे। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आती है, जो स्टूडेंट्स 12th के बाद आते हैं कनाडा में, उनके जो पॉइंट होते हैं उनके पॉइंट बनते हैं अराउंड 410, 412, 415। लेकिन दोस्तों, कनेडियन गवर्नमेंट हर 2 से 3 हफ्ते में एक कटआउट निकालती है ड्रॉ के अंदर। अगर आपके पॉइंट्स उस कटआउट के ड्रॉ से ऊपर आ जाते हैं तो आपको पीआर मिल जाती है, अगर आपके पॉइंट्स उससे नीचे रह जाते हैं तब आपको पीआर नहीं मिलती।
अब दोस्तों नॉर्मल केस सिनेरियो में जो एक कटआउट के पॉइंट्स निकलते हैं ये होते हैं अराउंड 470, 468, 475। तो इसलिए दोस्तों जो स्टूडेंट 12th के बाद आता है कनाडा में उसके लिए पॉइंट्स पूरे करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो एक दूसरी प्रोविंस में मूव हो जाता है जहाँ पे पीएनपी लेना ईजी हो, जैसे कि दोस्तों सस्केचुअन हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया या एल्बर्टा हो गया। फिर वहाँ पे दोस्तों उसको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे उस स्टूडेंट को जाके 1 साल काम करना पड़ता है एंड फिर उस प्रोविंस की उसको पीएनपी मिल जाती है, जिससे उसकी फाइल के अंदर 600 पॉइंट्स और ऐड हो जाते हैं, जिससे दोस्तों टोटल उस स्टूडेंट के पॉइंट्स बन जाते हैं 1000 एंड फिर उसको पीआर मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ कहने में आसान लग रही है, लेकिन ये अकॉम्प्लिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्योंकि दोस्तों जिस प्रोविंस में आप आए थे पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे आपने 2 साल पढ़ाई करी है, जहाँ पे आपने 1 साल काम भी किया है, वहाँ पे आप इस्टेब्लिश्ड हो चुके हो, वहाँ पे आपका एक सर्कल बन चुका है, आपको वो सारी चीज़ें छोड़ के एक नई प्रोविंस में मूव होना पड़ेगा, वहाँ पे आपको नए लोगों से अपना सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे जाके एक जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी, जो कि दोस्तों कर पाना फिजिकली और मेंटली दोनों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको देखना है कि क्या आपकी प्रोविंस, जिस प्रोविंस में आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, उस प्रोविंस में पीएनपी इजीली मिल जाती है या नहीं मिलती। अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस है देन यू शुड डेफिनेटली कम टू कनाडा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो है देन यू शुड रिकंसीडर कमिंग टू कनाडा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।